बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें हमने जो स्टडी करना है वो है रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ये तीन चीज़ें हैं जो सेक्शन 113 से लेकर 115 तक हैं। तीन सेक्शंस हैं और तीनों सेक्शंस में इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हम फ़ॉरम की भी बात करेंगे कि रेफरेंस जो है वो कौन से फ़ॉरम पे दायर किया जाता है, रिव्यू कौन से फ़ॉरम पे जाएगा और रिवीजन क्यों कौन से फ़ॉरम पे दायर किया जाता है। तो इनका जो आपस में डिफरेंस है उसको वाज़ेह करते हैं। तो सेक्शन 113 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है जो कि रेफरेंस के हवाले से बात करता है कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब यहाँ पे ये चीज़ अपने पास लाजमी नोट करें कि रेफरेंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट में जाता है। इसको हाई कोर्ट में दायर करते हैं। ये न डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर होगा न किसी और अदालत में। अगर सिविल कोर्ट के सामने कोई मैटर पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने कोई मैटर पेंडिंग है और रेफरेंस जो है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट के अलावा किसी और अदालत में ये रेफरेंस नहीं जाएगा। तो रेफरेंस का जो फॉर्म है वो हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट में हम रेफरेंस क्यों जाता है तो स्टडी करते हैं सेक्शन 113। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। अब ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट वाला, इसका मतलब क्या है। अब रेफरेंस जो है इसके हवाले से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो ऑर्डर नंबर 46 है। अब इस ऑर्डर 46 पे मैं तफसीली एक लेक्चर बाद में अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हवाले के लिए यहाँ पे लिखा है कि रेफरेंस को जो डील करता है वो सीपीसी का ऑर्डर 46 है। अब 46 में ये ऑर्डर 46 में कुछ कंडीशंस कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं कि रेफरेंस क्यों हाई कोर्ट भेजा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि रेफरेंस भेजने के लिए जो कंडीशन या लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं तो प्रेस्क्राइब कहाँ पे की गई हैं, ऑर्डर 46 में प्रेस्क्राइब की गई हैं। कहते हैं उनको देखा जाएगा तभी रेफरेंस भेजा जाएगा। Any court may state a case and refer the same for the opinion of the High Court, and the High Court may make such order thereon as it thinks fit. अब रेफरेंस तभी भेजा जाता है कि जब सिविल कोर्ट के सामने कोई मैटर पेंडिंग है, केस चल रहा है या अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास चल रहा है, उसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है जिस पे अदालत ये कहती हैं, अदालत ये समझती हैं कि इस पे हाई कोर्ट जो है वो इसको वाज़ेह करें, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ की तशरीह करें। तो यहाँ पे जो सिविल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इस रेफरेंस को ख़ुद अपने ऑन मोशन पे भी हाई कोर्ट को भेज सकते हैं या जो फरीकेन हैं जो पार्टीज़ हैं उनमें से कोई एक पार्टी जो है वो उसी अदालत को एप्लीकेशन देंगी जहाँ पे ये केस चल रहा है। तो पार्टी के एप्लीकेशन पे फिर वो अदालत इस केस को रेफ़र करेंगी हाई कोर्ट को। तो यहाँ पे जिस अदालत के सामने ये केस पेंडिंग है ये अब उस अदालत की डिस्क्रिशन है कि अब वो इस एप्लीकेशन पे ये केस रेफ़र करती है हाई कोर्ट को या नहीं करती। तो जब हाई कोर्ट को ये केस रेफ़र हो जाता है तो फिर हाई कोर्ट जो भी उसके ऊपर राय देंगी तो उसकी तशरीह करेंगी उस क्वेश्चन ऑफ लॉ की और फाइल जो है वो वापस भेज देंगी उसी अदालत को जहाँ पे केस चल रहा है। तो यहाँ पे जो इस सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि रेफरेंस के लिए जो फॉरम है वो हाई कोर्ट है और जिस अदालत में ये केस चल रहा है वो अदालत खुद भी इस रेफरेंस को हाई कोर्ट के पास भेज सकती हैं। और इसके अलावा जो फरीकेन हैं, जो पार्टीज़ हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, वो खुद भी उसी अदालत को एप्लीकेशन देंगी जहाँ पे ये केस पेंडिंग है। फिर वही अदालत जो है अगर उनकी ओपिनियन के मुताबिक कि ये केस दुरुस्त हैं इसको भेजना चाहिए तो डिस्क्रिशनरी पावर है कि फिर वो अदालत इस केस को रेफ़र कर सकती हैं हाई कोर्ट के पास। ये हो गया रेफरेंस सेक्शन 113। अब बात करते हैं रिव्यू की। रिव्यू जो है इसका स्कोप बहुत छोटा होता है, इसको भी समझते हैं और इसके हवाले से जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 114 रिव्यू। अब रिव्यू के हवाले से जो तफसीली जो जिक्र है वो सीपीसी के ऑर्डर 47 में है। ऑर्डर 47 पे भी मैं एक लेक्चर तफसीली अपलोड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सेक्शन 114 को समझते हैं जो कि रिव्यू की बात करता है। अब रिव्यू का जो फॉर्म है वो कौन सा है, रिव्यू हम कहाँ पे दायर करेंगे। रिव्यू का जो फॉर्म है वो वही अदालत है जिस अदालत ने कोई ऑर्डर या कोई डिक्री जारी की है तो उसी अदालत को ही एप्लीकेशन दिया जाता है रिव्यू के लिए कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें, इसको ज़रा एक नज़र और देखें। तो रिव्यू का स्कोप जो है वो बहुत छोटा होता है। अदालत ने अगर कोई डिक्री या कोई ऑर्डर पास किया है उसमें कोई क्लरिकल कोई मिस्टेक होती, कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं तो तब ही रिव्यू जो है वो वहाँ पर दायर किया जाता है। अदरवाइज़ रिव्यू में जो है कोई नए फैक्ट्स या कोई नए एविडेंस शामिल नहीं किए जा सकते। तो सेक्शन 114 रिव्यू। सब सेक्शन 1 सब्जेक्ट एज अफोरसेड एनी पर्सन
considering himself aggrieved by a decree or order from which an appeal is allowed by this court but from which no appeal has been preferred। पहली बात यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये जो कहते हैं ना सब्जेक्ट एज अफोरसेट, अफोरसेट का मतलब ये है कि जैसे ऊपर हमने सेक्शन 113 में स्टडी किया कि जो भी कंडीशन या लिमिटेशन अगर प्रिस्क्राइब की गई है यहाँ पे ऑर्डर 47 में तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, तभी हम रिव्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अपने आप को एग्रीव्ड समझता है, अब किस चीज़ से वो ख़ुद को एग्रीव्ड समझता है कि अदालत ने कोई डिक्री या कोई ऑर्डर पास किया है और उस डिक्री उस ऑर्डर से वो अपने आप को एग्रीव्ड समझता है कि ये मतलब उसके फेवर में नहीं आया, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, उसको अगर उस ऑर्डर या डिक्री पे एतराज़ है। आगे क्या कहते हैं कि फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड। अब ये जो अदालत ने डिक्री या ऑर्डर पास किया है तो इस ऑर्डर या डिक्री के ख़िलाफ़ जो है अपील का हक उसके पास है, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने उसको अपील का हक दिया है कि आप इस डिक्री या इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, लेकिन बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड, लेकिन आप अपील में नहीं जाते, अपील को प्रेफर नहीं करते, तो आप यहाँ पे रिव्यू में जा सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे ज़रा सादा अल्फाज में समझते हैं कि अदालत ने कोई ऑर्डर या डिक्री जारी किया और आपको उस पर एतराज़ है, तो आप ख़ुद को एग्रीव समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और आप रिव्यू में जाना चाहते हैं, तो फिर आप उसी अदालत को ही एप्लीकेशन देंगे जिस अदालत ने ये डिक्री ये ऑर्डर जारी किया है। तो रिव्यू उसी अदालत में फ़ाइल होगा जिस अदालत ने ये ऑर्डर या डिक्री जारी किया है। आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे, उसी अदालत के पास जाएंगे। तो पहली बात है कि अगर आपको अपील का हक है सीपीसी में, आप अपील को प्रेफर नहीं करते, तो फिर भी आप यहाँ पे रिव्यू में जा सकते हैं। क्लॉज बी में क्या कहते हैं, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोर्ट। तो यहाँ पे क्लॉज बी में कहते हैं कि अदालत ने जो ऑर्डर या डिक्री जारी किया है, अब वो जो ऑर्डर या डिक्री है सीपीसी आपको उसके ख़िलाफ़ अपील का हक नहीं देता। तो अगर आपके पास अपील का राइट नहीं है तो आपके पास रिव्यू का हक है कि आप उसी अदालत को रिव्यू की एप्लीकेशन देंगे कि आप अपने इस ऑर्डर या इस डिक्री के ऊपर नज़रसानी करें। तो यहाँ पे आपके पास अपील का हक है, लेकिन आप अपील को प्रेफर नहीं करते, रिव्यू में चले गए। यहाँ पे आपके पास अपील का हक है ही नहीं, तो फिर भी आप रिव्यू में जा सकते हैं। Clause C may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order, and the court may make such order thereon as it thinks fit। तो यहाँ पे इस क्लॉज सी में वाज़ेह कर दिया गया, इसमें कहते हैं कि आप अप्लाई करेंगे रिव्यू के लिए उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने ये जजमेंट पास की है या डिक्री या ऑर्डर जो पास किया है, उसी अदालत को आप ये एप्लीकेशन देंगे रिव्यू के लिए कि वो अपने जजमेंट के ऊपर नज़रसानी करे और फिर वही अदालत जैसे कि मुनासिब समझता है वो उसके ऊपर ऑर्डर जारी करेंगे। सबसेक्शन 2 Nothing contained in subsection 1 shall apply to a review of any judgment pronounced or any order made by the Supreme Court। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जो कोई डिग्री या कोई ऑर्डर पास करता है तो वहाँ पे ये सबसेक्शन 1 वाली जो बात है हमने स्टडी कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर यहाँ पे ये रिव्यू अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 114 को सरसरी एक दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि रिव्यू का स्कोप बहुत छोटा है, इसमें कोई नए फैक्ट्स कोई नए एविडेंस शामिल नहीं हो सकते। ये रिव्यू की एप्लीकेशन उसी अदालत को दी जाएंगी जिस अदालत ने ये ऑर्डर ये डिक्री जारी किया है, और अगर आप उससे खुद को एग्रीव्ड समझते हैं तो उसी अदालत को एप्लीकेशन देंगे। जहाँ पे आपके पास कोई अपील का हक नहीं है तो रिव्यू का हक आपके पास है। सेक्शन 115 यहाँ पे रिवीजन की बात करता है। अब रिवीजन का जो फॉर्म है वो सब सेक्शन 1 यहाँ पे कहता है कि हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास रिवीजन जो है वो दायर किया जाएगा। लेकिन नीचे हम सब सेक्शन 2 स्टडी करेंगे, वहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि हाई कोर्ट ने अपनी रिवीजन की जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की हुई हैं डिस्ट्रिक्ट जज को। यानी मिसाल के तौर पर सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री वो पास किया, अब आप रिवीजन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पावर है वो रिवीजन की हाई कोर्ट के पास है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि सिविल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ रिवीजन अगर दायर करना है तो हमारे पास ना आए, बल्कि आपके पास ये इख्तियार भी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी जा सकते हैं, रिवीजन वहाँ पे दायर कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सब सेक्शन 1 में स्टडी करते हैं हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं रिवीजन के हवाले से, फिर नीचे सब सेक्शन 2 में हम वो जो पावर्स डेलीगेट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट जज को वो स्टडी करेंगे। तो अब रिवीजन है क्या, अब यहाँ पर ये देखते हैं। The High Court may call for the record of any case which has been decided by any
court subordinate to such high court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears to have exercised a jurisdictions not vested in it by law। अब यहाँ पे क्लास ए बी सी को हम समझेंगे कि हम क्यों जो है वो रिवीजन में जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में सबसे पहले ये कह दिया। अब तरीक़ाकार ये है कि सिविल कोर्ट या सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिक्री जारी किया, आप उसके ख़िलाफ़ जब रिवीजन दायर करेंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट क्या करती हैं, यहाँ पे कहते हैं कि कॉल फॉर द रिकॉर्ड। हाई कोर्ट कहेंगी उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि आप अपना रिकॉर्ड हमारे पास पेश करें, वो रिकॉर्ड तलब करेंगी हाई कोर्ट। रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो सिविल कोर्ट है उनके पास जो फ़ाइल पड़ी हुई है, जो 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 केस फाइल हैं, जो मिसल हैं, अदालत जो है वो तलब करती हैं, हाई कोर्ट वो तलब करती हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है सिविल कोर्ट में, जिस अदालत ने ये ऑर्डर या डिक्री जारी की है, उस अदालत का ये रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो मंगवाया जाए। तो हाई कोर्ट यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए कॉल करेंगी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उससे वो रिकॉर्ड तलब करेंगी, फ़ाइल आ जाएगा हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है हाई कोर्ट क्या करेंगी कि वो देखेंगी कि जो सिविल कोर्ट हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, उसने क्या किया है, टू हैव एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शंस नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कि सिविल कोर्ट ने ऐसी जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज किया हुआ है जो कि लॉ ने उसको नहीं दी। नॉट वेस्टेड का मतलब ये है कि सिविल कोर्ट के पास कुछ जुरिस्डिक्शंस, कुछ इख्तियारात है ही नहीं, और सिविल कोर्ट ने वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई ऑर्डर या कोई डिक्री जारी किया है, तो उस सूरत में रिवीजन जो है वहाँ पे हाई कोर्ट में दायर होंगी। दूसरी सूरत क्या है, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शंस सो वेस्टेड, या जो है सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शंस हैं लेकिन उस जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज करने में फेल्ड हुआ है, उस इख्तियारात को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे क्लास ए में इख्तियारात से तजावुज़ हुआ है और यहाँ पे इख्तियारात को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो इन दोनों सूरतों में जो है वो रिवीजन हाई कोर्ट में दायर होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शंस इल्लीगली और विद मटीरियल इर्रेगुलरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शंस भी हैं, अदालत ने उन जुरिस्डिक्शंस को एक्सरसाइज तो किया है लेकिन इल्लीगली एक्सरसाइज किया है, मटीरियल इर्रेगुलरिटी है उसमें, यानी कि प्रोसीजर जो है वो ठीक तरीके से अडॉप्ट नहीं किया, उसमें कुछ पेचीदगियाँ आई हुई हैं, गलत तरीके से उन एक्सरसाइज को इस्तेमाल किया हुआ है। तो इन तीनों सूरतों में जो रिवीजन है वो हाई कोर्ट में दायर होगा। तो जब हाई कोर्ट के पास रिवीजन दायर हो जाएगा, फिर क्या है आगे, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंग्स फिट। तो फिर हाई कोर्ट जो है उस केस में ऑर्डर जारी करेंगी, ऐसा ऑर्डर जैसा कि हाई कोर्ट फिट समझती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोविज़ो भी हैं, या दो प्रोविज़ो हम स्टडी करते हैं। प्रोविज़ो क्या है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कोई शख्स एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन कौन सी, रिवीजन की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, कि जब भी कोई पर्सन रिवीजन की एप्लीकेशन इस सबसेक्शन के तहत हाई कोर्ट में दायर करेगा, ही शेल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, तो वो जो रिवीजन की एप्लीकेशन दायर कर रहा है उसके सपोर्ट में, यानी उस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी चीज़ें वो जमा करेगा हाई कोर्ट में, फर्निश कॉपीज़ ऑफ द प्लीडिंग्स, प्लीडिंग्स की कॉपी जो है वो इस रिवीजन एप्लीकेशन के साथ वो लगाएगा। प्लीडिंग्स की कॉपी मतलब दावा और जवाब दावा। डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो प्लीडिंग्स के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स आपने सिविल कोर्ट में लगाए थे, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इस रिवीजन एप्लीकेशन के साथ लगाए जाएंगे, और जिस ऑर्डर से आप अपने आप को एग्रीव्ड समझते हैं, यानी जिस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप रिवीजन में जा रहे हैं, उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपीज़ भी आप लगाएंगे अपने इस रिवीजन एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद क्या होगा, एंड द हाई कोर्ट शेल एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ऊपर जब जैसे ही हमने ये सेक्शन शुरू किया यहाँ पे, तो हमने ऊपर देखा कि हाई कोर्ट जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड को कॉल करेंगी कि रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो यहाँ पे अब यही बात कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड को कॉल नहीं करती, यानी विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड, तो फिर उस सूरत में हाई कोर्ट जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगी कि मैं क्यों जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिकॉर्ड को कॉल नहीं करता, तलब नहीं करता, और फिर जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पे लगाई गई हैं रिवीजन की, उसके साथ जो सपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, इसकी रोशनी में हाई कोर्ट जो है इस रिवीजन का फैसला कर सकती है। और सेकंड प्रोविजो यहाँ पे ये है, provided further that such application shall be made within 90 days of the decision of the subordinate court।
अब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसके खिलाफ आप रिवीजन में जा रहे हैं, तो फिर आपके पास 90 डेज़ का टाइम है, 90 दिन का आपके पास टाइम है कि आप इन 90 दिन के अंदर अंदर रिवीजन की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। अगर 90 डेज़ से जो है वो टाइम एक्सीड कर जाता है तो ये टाइम बार्ड हो जाएगा। उस सूरत में आपके उस एप्लीकेशन पे एतराज़ात लग सकते हैं। विच शेल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन विद इन 3 डेज़। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसने ये फैसला दिया है और आप उस फैसले के खिलाफ जब रिवीजन में जा रहे हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को चाहिए कि वो 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने डिसीजन की जो कॉपी है वो प्रोवाइड करें, आपको दे दें। एंड द हाई कोर्ट शेल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ। और हाई कोर्ट के पास 6 महीने का टाइम है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस रिवीजन एप्लीकेशन पे फैसला सुना दें। ये तो था, ऊपर हमने स्टडी कर लिया रिवीजन जो हाई कोर्ट डील करता है, लेकिन यही सेम तरीक़ेकार जो है यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये पावर्स जो है वो कन्फर्ट की हुई हैं, डेलीगेट की हुई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। हाई कोर्ट कहता है कि हमारे पास इतना आने के बजाय जो है आप अपने मुतल्लिका जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपके पास करीब है उनके पास चले जाए, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सूरत में यहाँ पे सब सेक्शन 2 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता है रिवीजन के हवाले से। The district court may exercise the powers conferred on the high court by subsection 1। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है जो कि हाई कोर्ट को सबसेक्शन 1 में दी गई हैं। वही सारी बातें जो कि ऊपर हमने सबसेक्शन 1 में देख लिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने किसी केस को डिसाइड किया है, तो उस केस के हवाले से अगर रिवीजन है तो यही जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यही सुन सकता है रिवीजन को। इन विच नो अपील लाइज। अब उसमें अपील नहीं हुई, यहाँ तक इस बात को दोबारा समझे कि सिविल कोर्ट है, उसने कोई डिग्री या ऑर्डर पास किया, आप उसके खिलाफ जो है वो जाना चाहते हैं रिवीजन में, तो आप अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने अपील भी दायर की हुई है और रिवीजन में भी चले जाते हैं, तो दोनों चीज़ें नहीं होगी। अगर आप अपील में नहीं जाते हैं तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। And the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limit of the appellate jurisdictions of the district court। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाने से पहले आपने अपने सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, उसको लाजमी देखना है। तो अब ये जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू और अमाउंट क्या है, इसके हवाले से मेरा एक लेक्चर मौजूद है जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शंस की बात करता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कितनी मालियत के केस हो तो वो उनके पास इख्तियार समात उनको हासिल होगा। Subsection 3. If any application under subsection 1 in respect of a case within the competence of the district court has been made either to the high court or to the district court, no further such application shall be made to either of them। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सब सेक्शन 1 में जिस एप्लीकेशन की बात की गई है, यानी रिवीजन एप्लीकेशन की ही हम बात कर रहे हैं, कि अगर जो रिवीजन एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप दायर करते हैं या हाई कोर्ट के पास दायर करते हैं, तो उसके बाद आप कोई भी फर्दर एप्लीकेशन इनके पास दायर नहीं करेंगे जब तक कि इस रिवीजन के ऊपर फैसला नहीं आ जाता। नो प्रोसीडिंग इन रिवीजन शेल बी इंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पे ये बात समझना लाजमी है, सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर या डिग्री जारी किया, आप उसके खिलाफ रिवीजन में चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। अब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस रिवीजन के ऊपर अपना जो है वो कोई फ़ैसला जारी किया, कोई ऑर्डर जारी किया, अब उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप दोबारा से हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी रिवीजन के ख़िलाफ़ रिवीजन दायर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।